हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या है इकोनॉमिक सर्वे की स्टार्टिंग करने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे की इम्पोर्टेंस क्यों है और ये हम यहाँ सबसे पहले स्टार्ट क्यों करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी पेपर होते हैं, आरएस का एग्जाम हो या फिर अधीनस्थ बोर्ड का राजस्थान स्टेट सबऑर्डिनेट बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, आरपीएससी का एग्जाम हो चाहिए आरएस का एग्जाम हो, उसके अंदर क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है राजस्थान गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो भी है। तो सबसे बड़ा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो राजस्थान गवर्नमेंट का है वो इकोनॉमिक सर्वे है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक सर्वे से शुरुआत करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या है, हम इकोनॉमिक सर्वे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट का वहीं से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसका सबसे पहला पेज है इसके अंदर देखते हैं हम क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो इंडेक्स इन्होंने दिया है, सबसे पहले इंडेक्स इन्होंने क्या दिया है, सबसे पहला इंडेक्स इन्होंने दिया है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसका मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीएसडीपी होता क्या है, सबसे पहले हमें इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो समझेंगे कि भाई जीएसडीपी होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि जीएसडीपी का लास्ट साल का डाटा क्या है हमारे राजस्थान गवर्नमेंट का। फिर बाद में हम इसको याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीएसडीपी होता क्या है। जीएसडीपी होता क्या है, जीएसडीपी राजस्थान कोई भी राज्य की जीएसडीपी नापने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उस राज्य का एरिया, जिसका जो उसकी बाउंड्री है। तो सबसे पहले राजस्थान का देखेंगे तो राजस्थान की बाउंड्री। दूसरा, इसके अंदर जितना भी लेन देन हुआ है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जितनी भी सर्विसेज हुई है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जितना भी ट्रेड है, जितना भी व्यापार हुआ है, इन सब का टोटल समझो होता है एरिया, बाउंड्री प्लस इस एरिया के अंदर जितना लेन देन हुआ है, प्लस तीसरा सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर, सेम वित्त वर्ष के अंदर जितने रुपए का लेन देन हुआ है, उन सब का टोटल योग जो होता है उसको बोलते हैं जीएसडीपी। ठीक है, तो जीएसडीपी देखें तो इसके अंदर दो मूल्यों के ऊपर निकालते हैं हम जीएसडीपी। एक तो होता है स्थिर मूल्य और एक होता है प्रचलित मूल्य। ठीक है, तो जीएसडीपी यदि हम बात करें तो एक कोई भी स्टेट की जोग्राफिकल बाउंड्री, जोग्राफिकल मतलब उसकी सीमाओं के अंदर एक साल के अंदर जितना भी टोटल लेन देन हुआ है उसको हम बोलते हैं जीएसडीपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब दूसरा इसके अंदर सवाल ये उठता है कि भाई ये स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य क्या है। स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य क्या होता है, स्थिर मूल्य होता है कि हम कोई भी एक साल, जैसे इसके अंदर स्थिर मूल्य के लिए क्या ले रखा है हमने 2011-12, तो हम एक साल को रेफरेंस ईयर मान लेते हैं कि भाई इस साल के अंदर हमने रेफरेंस मान लिया और इसके अनुसार आज के मूल्य निकालते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज की आज की वैल्यू है मान लो 200 रुपए है, ठीक है, तो वो प्रचलित मूल्य के अंदर आएगी। और उस चीज की रेट 2011 के अंदर जो थी उसको हम कितने उत्पादन हुआ, कितनी वो चीजें उसका गुणा कर देंगे तो स्थिर मूल्य के ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि हम 2011 के अंदर 2011 के अंदर कोई चीज की रेट थी, जैसे ये पेन है, ये पेन 10 रुपए का आता था और मेरी कंपनी 10 पेन बनाती थी। तो ये टोटल मेरा टर्नओवर उस टाइम पे क्या था, 100 रुपए का। 10 पेन थे, 10 रुपए रेट थी और 100 रुपए का मेरा टोटल लेन देन था। लेकिन आज 2026 के अंदर क्या है, ये पेन की कीमत हो गई 20, लेकिन पेन की संख्या कितनी है 10, तो टोटल मेरा लेन देन हो गया 200 रुपए। क्या, पेन की कीमत होगी 20, पेन में कितने प्रोड्यूस कर रहा हूं, कितना उत्पादन कर रहा हूं 10, तो टोटल कीमत होगी 200 रुपए। तो ये देखता है कि स्थिर मूल्य पे होता तो ये होती, इसकी वैल्यू होती 100 रुपए, लेकिन आज के प्रचलित मूल्य पे इसकी वैल्यू है 200। तो हम इसी तरह के जीडीपी को भी देखते हैं, स्थिर मूल्य के अंदर 2011-12 की जो रेट थी चीजों की उससे गुणा कर देते हैं और प्रचलित मूल्य के अंदर जो आज की रेट है उनके अंदर हम गुणा कर लेते हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है, हम ये कर क्यों रहे हैं, स्थिर मूल्य क्यों निकाल रहे हैं, प्रचलित मूल्य आज की रेट के अनुसार काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, 2011 और 2026 के अंदर महंगाई कितनी हुई है। और एक बार हमें ये पता चल जाता है तो उसके लिए हम क्या है, कोई भी स्कीम बना सकते हैं, कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं। तो अब रटने की चीज क्या है, तो हम देखेंगे कि आपके एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम के अंदर आएगा ये जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के अंदर कितना था, 9,81,807। कितना था, 9,81,807। और प्रचलित मूल्य पे कितना है, 18,75,413। ठीक है,
तो ये दो चीजें हो गई हमारे पास, ये हमें याद करनी है। कोई भी एग्जाम में आपसे ये पूछ लेगा कि भाई राजस्थान की जीएसडीपी क्या है, राजस्थान की जीएसडीपी है 9,81,807 और प्रचलित मूल्य के ऊपर कौन सी है 18,75,813। अब दूसरा क्या है, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारे सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद हमने देख लिया जीएसडीपी। अब इसकी हमें क्या देखनी है, वृद्धि दर। वृद्धि दर मतलब कितना बढ़ावा हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में, ग्रोथ रेट कितनी है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा देश क्या इतने 8% से ग्रो कर रहा है, 9% से ग्रो कर रहा है, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा हमारा राज्य कितने प्रतिशत से ग्रो कर रहा है। जैसे हम हमारा क्या पिछले साल 100 रुपए का काम था, इस साल 110 रुपए का काम है, तो 10% की ग्रोथ हो गई। तो ये वृद्धि दर यही बताती है। तो ये वृद्धि दर स्थिर मूल्य के ऊपर, स्थिर मूल्य का रेफरेंस क्या है 2011-12, तो 2011-12 के अंदर के स्थिर मूल्य के अनुसार 8.66 और प्रचलित मूल्यों के अनुसार क्या हो गया 10.24। तो कोई भी आपसे पूछे कोई भी एग्जाम के अंदर कि भाई उत्पाद की वृद्धि दर क्या है, वृद्धि दर क्या है 8.66 और क्या है 10.24। तो ये दो आपके लिए याद रखें। पिछले साल के कंपैरिजन बढ़ी है घटी है, तो वृद्धि दर हम देखेंगे पिछले साल कितनी थी 8.77 और पिछले साल कितनी थी 11.77 फिक्स रेट के ऊपर, और क्या है ये इस साल के प्रचलित मूल्य के ऊपर। तो इनके अंदर दोनों के अंदर क्या है डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब डिक्रीज हुई है पिछले साल के कंपैरिजन के अंदर। ठीक है, तीसरी चीज देखते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर स्तर पर मूल्यों का क्षेत्रवार। सकल राज्य मूल्यवर्धन क्या होता है, जीएसवीए। क्या होता है जीएसवीए। ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे जीएसवीए क्या होता है। जीएसवीए, जीएसवीए क्या होता है सकल राज्य के अंदर। तो हम इसके अंदर क्या देखते हैं जीएसवीए के अंदर, हम इसके अंदर देखते हैं अलग अलग सेक्टर का हमारी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, जीएसवीए के अंदर हम क्या देखते हैं अलग अलग सेक्टर का हमारी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है। तो अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, अब ये निकालते क्यों है, जीएसवीए निकालने के पीछे रीजन ये है ताकि हमें पता चल जाए कृषि क्षेत्र के अंदर कितना काम हुआ है पिछले साल के अंदर, उद्योगों के अंदर कितना काम हुआ है, सर्विस सेक्टर सेवाओं के अंदर कितना काम हुआ है। ये सब पता करने के लिए हम क्या करते हैं जीएसवीए निकालते हैं। अब जीएसवीए की खासियत क्या है, जीएसवीए ये बताता है कि आपके अलग अलग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। जैसे सबसे पहले हम एग्रीकल्चर देखते हैं, एग्रीकल्चर मतलब कृषि। दूसरा क्या है इसके अंदर हम देखते हैं इंडस्ट्री, उद्योग, और तीसरा क्या सर्विसेज। हम इन तीनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन देखेंगे जीडीपी जीएसवीए के अंदर कितना कितना है, और इस चीज को हमें याद भी करना है। तो एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये हम आपको पहले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर इंडस्ट्री के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये हम दूसरे चैप्टर के अंदर, चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर सर्विसेज के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये आगे वाले चैप्टरों के अंदर पढ़ेंगे। अभी देखते हैं जीएसवीए के अंदर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, अब हम देखते हैं जीएसवीए के अंदर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है। अब आप देखेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे तो जीएसवीए के अंदर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा 25.33। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे एक उद्योग 28.21, और तीसरा हम देखेंगे सर्विसेज
46.46। और ये सब कौन सी रेट के ऊपर है? ये सब है प्रचलित मूल्य के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी, इसके अंदर हम क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़ेंगे राजस्थान गवर्नमेंट के। ठीक है, हमने देख लिया कि कौन कौन से सेक्टर, अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है कि अभी तक हमने क्या देख लिया? सबसे पहले हमने टॉपिक देखा जीएसडीपी, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमने देखा जीएसवीए, ग्रोथ रेट। जीएसडीपी को क्या बोलते हैं? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। फिर ग्रोथ रेट के अंदर क्या है? कितनी वृद्धि दर हुई है। तीसरा हम क्या देखेंगे? तीसरा हम देखेंगे इसके अंदर क्या है? जीएसवीए, अलग अलग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है। सकल राज्य मूल्य वृद्धि, इसके अंदर हमने देखा एग्रीकल्चर का कितना है। फिर हमने देख लिया क्या मैन्युफैक्चरिंग का कितना है। और तीसरा हमने क्या देख लिया इसके अंदर? हमने देख लिया सर्विस सेक्टर का कितना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत। अब ये क्या चीज है? इसके अंदर वर्ड देखेंगे, एक एक वर्ड के अनुसार हम चलेंगे तो हम देखेंगे सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल स्थायी पूंजी निर्माण मतलब आप कितने रुपए की पूंजी का निर्माण कर रहे हो। इसको इंग्लिश के अंदर हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हो। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? स्थायी पूंजी निर्माण क्या होता है? स्थायी पूंजी निर्माण होता है कि आप इकोनॉमी के अंदर ऐसे कितनी तरीके की एसेट क्रिएट कर रहे हो जो आगे जाके आपकी इकोनॉमी के अंदर फायदा पहुंचाएंगे। जैसे रोड बनाएंगे तो हमें फ्यूचर वाली जनरेशन के लिए क्या है? फायदा होगा। जैसे पावर प्लांट लगाएंगे, थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे, सूरतगढ़ के अंदर पावर प्लांट लगाएंगे तो आने वाली जनरेशन के क्या है? फायदा होगा। और यदि हम कोई सोशल जस्टिस के अंदर कोई पेंशन दे रहे हैं तो वो उसके अंदर काउंट नहीं होगा। पूंजी निर्माण का मतलब है ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जो आगे जाके हमें क्या फायदा देने वाले हैं। तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों के ऊपर, प्रचलित मूल्य मतलब आज की रेट के अनुसार, ठीक है। इसका डाटा अभी आया नहीं है, तो 2024-25 का डाटा क्या था? 2024-25 का डाटा था 5,02,412 रुपए। और इसकी कितना प्रतिशत था? ये था 29.53%। ठीक है, आप लोग ये डॉक्यूमेंट क्या है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे डाउनलोड करके डायरेक्ट इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कृषि उत्पाद सूचकांक। कृषि उत्पाद सूचकांक क्या है? मतलब एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है उससे रिलेटेड ये इंडिकेटर है। कोई भी सूचकांक आता है तो ये बताता है कि हमारे कोई भी उस फील्ड से रिलेटेड क्या वृद्धि हुई है, क्या कम हुआ है, कुछ ज्यादा हुआ है, तो उसके अंदर ये बताया। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर के अंदर बताएगा भाई पिछले साल इतना प्रोडक्शन था, इस साल क्या है। तो इसके अंदर कुल खाद्यान्न का उत्पादन हम देखेंगे तो इस साल कितना है, पिछले साल कितना था? 309.62। ठीक है, इस साल कितना है? 283.98। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम एक चीज हमें क्या देखना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कोई भी खाद्यान्न का उत्पादन होता है या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जब भी बात होती है तो दो चीजें होती हैं। एक तो पिछले साल हमने कितना उत्पादन किया है, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? पिछले साल के कंपैरिजन में हमें कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। तो इस ये क्या है? कम हुआ है। 309 से हमारा कितना हो गया? 283.98। तो ये आपको याद भी होना चाहिए। इससे लाख मैट्रिक टन है, इसकी यूनिट क्या है? लाख मैट्रिक टन। अब ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या होता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ये होता है कि ये हमें बताता है कि इंडस्ट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, इंडस्ट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन घटा है। तो जितना ये होगा उसके अनुसार हमें पता चल जाए। यदि ये 50 से ऊपर है, 150 से ऊपर है तो मतलब इंडस्ट्री के अंदर क्या है? प्रोडक्शन बढ़ा है। 150 से नीचे है तो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन घटा है।
तो 153.29 है पिछले साल का। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2011-12 का क्या है 153.29। तो इसका मतलब पिछले साल क्या इंडस्ट्रियों ने ग्रोथ की है। इसका मतलब ये भी देख सकते हैं, मतलब एक साल पहले उन्होंने 100 टन का कोई भी उत्पादन किया होगा, तो इस बार क्या 110 120 टन इस तरीके से उत्पादन किया है, इसलिए ये बढ़ा है। ठीक है, 153.29 150 से ज्यादा है, मतलब एक्सपेंशन है। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो 154 से 153 है, मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब आ गया थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब दो इंडेक्स होते हैं हमारे पास। दो इंडेक्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और एक क्या है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल वाले को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? थोक मूल्य सूचकांक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर वाले को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब इनके अंदर अंतर क्या होता है? इनके अंदर अंतर ये होता है, इनके नाम से ही आपको पता चलेगा कि WPI है और एक क्या है CPI है। WPI क्या होता है? होलसेल से रिलेटेड। होलसेल मतलब थोक के अंदर उस चीज की रेट के अंदर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। दूसरा क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब उपभोक्ता के लेवल पे उसके अंदर क्या प्राइस के अंदर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, इनके अंदर अलग अलग क्या चीज है? अलग अलग चीज ये है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर हम क्या टैक्स भी ऐड करते हैं और सब्सिडी भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। टैक्स और सब्सिडी, प्लस इसके अंदर टैक्स और सब्सिडी इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अंदर टैक्स और सब्सिडी हम इंक्लूड करते हैं, मतलब कर जितने भी होंगे WPI के अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और CPI के अंदर जितने भी कर होंगे, कर कौन से हैं? एग्जाम्पल के तौर पे GST, CGST, SGST जो होता है ये हम इंक्लूड करते हैं। दूसरा क्या है? WPI और CPI के अंदर अंतर क्या है? कंज्यूमर प्राइस, मतलब मेरे घर के जब मैं कोई भी सामान लेने जाऊंगा, साबुन लेने जाऊंगा, दही लेने जाऊंगा, दूध लेने जाऊंगा, तो मेरे पास जो चीज को आने में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी, मतलब सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को किसमें इंक्लूड किया गया है? सर्विसेज के अंदर। तो सर्विस भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, मतलब सेवाएं भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। जबकि होलसेल के अंदर क्या है? ये चीजें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ये सब इंक्लूड नहीं होती है। तो ये मेजर अंतर है WPI और CPI के अंदर। ठीक है, तो WPI थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष क्या मान रखा है? 1999-2000। अब क्या है, सारे के सारे सूचकांकों का आधार वर्ष चेंज हो रहा है, तो एक बार अपडेट कर लेना आप करंट अफेयर से। तो WPI कितना रहा पिछले साल? 399.74। 399.74 ये आप याद कर लेना। और कितना चेंज हुआ है, प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है? ये 0.76। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अधिस्थापित क्षमता मतलब क्या है? इसके अंदर इंस्टॉल कैपेसिटी, ये क्या होती है? इंस्टॉल कैपेसिटी क्या होती है कि हमारे राजस्थान के अंदर कितना एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब हमारे राजस्थान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी प्लस सौर सौर ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी सौर विंड ये सब हम इंक्लूड कर देते हैं रिन्यूएबल में, प्लस इसके अलावा क्या थर्मल पावर प्लांट से, प्लस हाइड्रो पावर प्लांट से, प्लस न्यूक्लियर पावर प्लांट से, इन सब को मिला के हमारे राजस्थान के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो ये बताता है अधिस्थापित क्षमता ऊर्जा की। तो ये कितना बता रहा है? 31,556, 31,556 मेगावाट। यूनिट हमेशा यहाँ पे लिखी मिलेगी आपको। 31,556 मेगावाट हमने क्या पैदा करी है पिछले साल में। ठीक है, तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। वाणिज्य बैंक शाखाएं कितनी है? वो है हमारी इतने। वाणिज्य बैंक शाखा के अंदर कितने करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है? ये वाला 6,91,943 करोड़ रुपए का। इसके अलावा क्या है, जो एक पेज दिखाई नहीं दे रहा, जो ये वाला पेज चला गया है, उसके अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक बार वो और देख लेते हैं। उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या थी? इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीजें थी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन?
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये क्या हुआ है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये हमारी होती है जीएसडीपी। ये मैंने आपको बताया जीएसडीपी क्या होती है। जीएसडीपी होती है हमारे टोटल पूरे राजस्थान के एरिया के अंदर, राजस्थान की सीमाओं के अंदर टोटल कितने रुपए का लेन देन, मतलब टोटल कितने रुपए का फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनी है। जैसे इसके भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल कितना गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज मतलब वस्तु और सेवाओं का कितना प्रोडक्शन या सर्विसेज ली गई हैं, उनका टोटल जो होता है वो होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी। अब जीएसडीपी के बाद में हम क्या देखते हैं? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद नेट का मतलब क्या होता है? शुद्ध। अब देखते हैं ये क्या चीज है। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हम इंक्लूड क्या करते हैं और क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? नेट स्टेट डोमेस्टिक, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का पिछले साल लेन देन किया है, मेरी कोई दुकान है जिसके अंदर क्या कि मान लो किराने की दुकान है, उसके अंदर क्या 100 रुपए का मैंने लेन देन कर दिया, तो उसके अंदर क्या जीएसडीपी के अंदर तो इंक्लूड हो जाएंगे 100 रुपए। लेकिन इस दौरान जो भी मेरे दुकान के अंदर जो खर्चे आए, जैसे मेरे दुकान के अंदर कोई नई रैक थी, वो रैक खराब हो गई, उसको मरम्मत के लिए मैंने 5 रुपए खर्च कर दिए। मेरा पंखा था वो खराब हो गया, उसके लिए मैंने 2 रुपए और खर्च कर दिए। इस तरीके से जो हानियां हुई हैं, जो कि नुकसान हुआ है उस साल के अंदर, उसको माइनस कर देंगे। मतलब जीएसडीपी में से हम क्या माइनस कर देंगे? जितने भी हमने पिछले साल एक्सपेंडिचर किया है, किसके लिए? मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस के लिए, जो भी खर्चा किया है उसको माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आया? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीएसडीपी में से हम जितने भी मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहे हैं वो सबका सब इसमें से क्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेट स्टेट डोमेस्टिक, नेट जिस किसी भी चीज का निकालना है तो मतलब ग्रोस में से हम मेंटेनेंस के लिए जो पिछले साल के छोटे मोटे छुटपुट जो खर्चे हुए हैं, किस चीज के लिए? मेंटेनेंस के लिए। नहीं कोई नई चीज खरीद रहे हैं उसके लिए नहीं, जो पुरानी वाली चीज खराब हो गई उसको खराब की मरम्मत के लिए जो खर्चा हो रहा है वो इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ठीक है, तो पिछले साल का नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यदि आप डॉक्यूमेंट के अंदर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था पिछले साल का? पिछले साल का नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 8,59,333। और ये किसके ऊपर है? 8,59,333 किस चीज के ऊपर है? ये स्थिर मूल्य के ऊपर होगा। ठीक है, स्थिर मूल्य का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? स्थिर मूल्य का मतलब ये होता है हमने कोई साल को रेफरेंस ईयर ले लिया, जैसे इसके अंदर रेफरेंस ईयर क्या ले रखा है हमने? 2011-12। ठीक है, और इसके अंदर प्रचलित मूल्य के ऊपर मतलब करंट रेट के ऊपर क्या है? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे राजस्थान का नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट रेट के ऊपर है 16,85,118। तो 16,85,118, तो ये दोनों डाटा आपको क्या है याद करने पड़ेंगे। तो ये हमने क्या देखा अभी? जीएसडीपी देख लिया, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने समझ लिया क्या है? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद से रिलेटेड है। अब आगे एक चीज और रह गई आपकी, जो कि उस स्लाइड के अंदर जो डिलीट हो गई स्लाइड उसके अंदर थी, एक चीज जो स्लाइड के अंदर ये होती है पर कैपिटा इनकम। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम होती क्या है? पर कैपिटा इनकम होती है हमारे राजस्थान के अंदर हर इंसान, यदि एवरेज निकालें तो हर इंसान के हाथ में कितने रुपए की आमदनी आ रही है, ये बताती है हमारी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा मतलब प्रति, पर मतलब प्रति, कैपिटा मतलब व्यक्ति, और इनकम मतलब आय, प्रति व्यक्ति आय। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, ये एक बार समझ ले। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? जो स्टेट की इनकम है, स्टेट इनकम मतलब राज्य की जितनी भी आय है
उसके अंदर हम किसका भाग देंगे, राज्य की आय के अंदर हम भाग देंगे राज्य की जितनी पॉपुलेशन है, मतलब राज्य की आय और कितनी जनसंख्या। तो हमें क्या मिलेगा, मतलब हमने क्या है टोटल स्टेट की इनकम देख ली भाई, राजस्थान के अंदर आय कितनी हो रही है टोटल, ठीक है, उसके अंदर हमने पॉपुलेशन का भाग दे दिया, तो प्रति व्यक्ति आय हमारी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय देखें तो अब प्रति व्यक्ति आय भी एक क्या है कांस्टेंट वैल्यू पे 2011 के रेफरेंस से निकलेगी, और एक क्या आज की करंट वैल्यू के ऊपर निकलेगी। क्या है प्रति व्यक्ति आय 2011 की, 2011 रेफरेंस पे 1,03,100, 1,03,189। तो ये आपको क्या है याद रखनी है, प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य के ऊपर राजस्थान के प्रत्येक आदमी की क्या है 1,03,189। समझे। अब प्रति व्यक्ति आय आज के प्रचलित मूल्य मतलब आज की करंट रेट पे क्या है, इस चीज का कैसे पता चलेगा। ये प्रति व्यक्ति आय आज की क्या है 2,0,2,3,4,9, मतलब 2,02,349, ठीक है। ये हमारी प्रति व्यक्ति आय है आज की रेट के अनुसार, आज की यदि हम देखें प्रचलित मूल्य उसके अनुसार हमारी 2,02,349 है, और यदि स्थिर मूल्य के ऊपर देखें तो हमारी 1,03,089 रुपए। तो हमने क्या किया आज की डेट के अंदर, आज हमने क्या क्या किया है, आज हमने किया है सबसे पहले हमने देखा है कि जीएसडीपी क्या होती है, हमने देखा जीएसडीपी की वैल्यू क्या है 2011-12 के रेफरेंस में देख ली हमने, और पिछले इस साल के रेफरेंस में देख ली। फिर हमने देखा जीएसवीए देखा, एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब हम रिवीजन कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था हमारा 18,18,07 स्थिर मूल्य के ऊपर, और प्रचलित मूल्य पे कितना था 18,75,000। हमने सबसे पहले ये देखा जीएसडीपी आपके समझ में आ गई। फिर दूसरा हमने क्या देखा जीएसवीए, जीएसवी हमने कितना देखा, अलग अलग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखा, भाई खेती का कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है, और सेवाओं का कितना कंट्रीब्यूशन है, जीएसवी मतलब इकोनॉमी के अंदर। इसके अंदर हमने देखा एग्रीकल्चर 25.33, ठीक है, 28.21 इंडस्ट्री का, और 46.46 ये हमारी एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का और सर्विसेज का, जीएसवीए। अब इसके अंदर क्या है, ये कांस्टेंट प्राइस के ऊपर है 2011-12 के अनुसार। तो प्रचलित मूल्य के ऊपर क्या होगा इनका, प्रचलित मूल्य पे एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का और क्या सर्विसेज का, इनकी वैल्यू क्या है, यदि आप देखेंगे नोट्स के अंदर 25.74, 26 और 47.71। तो ये आपको याद करना है एज इट इज। क्या जीडीपी कितनी है राजस्थान की स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य, जीएसवीए कितना है अलग अलग सेक्टर का, खेती का कितना है, मतलब कृषि का कितना है, इंडस्ट्री का कितना है, मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, प्लस सर्विसेज का कितना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हमने देखा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद देख लिया हमने प्रचलित स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पे। स्थिर मूल्य पे कितना था 8,59,333, 8,59,333,
33। तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि हमेशा नेट है ना जीएसडीपी का कम होगा। क्यों? इसके अंदर से हम कुछ घटा के ये लेके आते हैं। ठीक है, आगे क्या है इसके अंदर? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइस के ऊपर क्या है? करंट प्राइस के ऊपर है आपका 1685 118, 16,85,118। तो हमने ये देख लिया। आगे हमने क्या देखा? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कितनी हमारे राजस्थान की हमने देखी, स्थिर मूल्य के ऊपर देखी, और दूसरी किसके ऊपर देखी? हमने प्रचलित मूल्य के ऊपर देखी। तो स्थिर मूल्य के ऊपर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय क्या थी? 1,03,189, 1,03,189 रुपए। वो ही पर कैपिटा इनकम कितनी थी? कॉस्ट करंट प्राइस के ऊपर क्या थी? 2,02,000। ठीक है, ये हमने देखा, मतलब जीएसडीपी हमने देख ली, जीएसवी हमने देख लिया, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने देख लिया, प्रति व्यक्ति आय हमने देख ली, सकल राज्य घरेलू उत्पाद हो गया। ठीक है, इसके अंदर शुद्ध देख लिया हमने, प्रति व्यक्ति आय हमने देख ली। अब इसके आगे हमने क्या देखा था? सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या था? कि हमने टोटल इकोनॉमी के अंदर राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना किया है, किस चीज के ऊपर? स्थायी संरचनाओं को बनाने के लिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? 5 लाख। ये 2024-25 का डाटा है, नया डाटा आया नहीं, लेकिन पिछले साल का डाटा देखें तो 29.53% था टोटल इकोनॉमी के अंदर। फिर हम देखें कृषि का सूचकांक क्या था पिछले साल का? 243.55। फिर हमने देखा कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था लाख मैट्रिक टन के अंदर पिछले साल के अंदर, और इस साल के कंपेरिजन 283.98 लाख टन। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई पिछले साल खाद्यान्न उत्पादन कितना था, कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। फिर आपसे पूछेगा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्री ने कितना किया है पिछले साल। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना था हमारा? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था हमारा 153.29। 153.29 देखें तो ये हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, औद्योगिक उत्पादन से। थोक मूल्य सूचकांक WPI, और दूसरा मैंने क्या बताया था? CPI। WPI क्या होता है? थोक के ऊपर देखते हैं हम क्या कितनी महंगाई हुई है। सीपीआई किस चीज का इंडिकेटर है? महंगाई कंज्यूमर लेवल पे, मतलब उपभोक्ता के ऊपर कितनी महंगाई का असर पड़ रहा है, क्या है महंगाई। तो इन दोनों के अंदर अंतर क्या होता है? डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के अंदर, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के अंदर अंदर होता है, डब्ल्यूपीआई के अंदर हम टैक्स को ऐड नहीं करते हैं, सीपीआई के अंदर हम क्या करते हैं? टैक्स को ऐड करते हैं। डब्ल्यूपीआई के अंदर हम सेवाएं, मतलब ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, जो लेने लाने ले जाने की चीज है, ये तो थोक की चीज देख रहे हैं। थोक के अंदर क्या? ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, लाना ले जाना, टैक्स वैक्स कुछ इंक्लूड नहीं होता। जबकि सीपीआई के अंदर क्या है? हम सर्विसेज को ऐड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्थापित क्षमता कितनी है ऊर्जा की? हमारे राजस्थान के अंदर टोटल स्थापित क्षमता यदि कोई आपसे पूछे तो ये क्या है? मेगावाट के अंदर कितनी है हमारी? 31,556। 31,556 हमारी क्या है? स्थापित क्षमता है। आगे क्या है? वाणिज्य बैंक के साथ क्या है? इसके अंदर देखा हुआ तो 6,91,943। तो आज हमने क्या किया, एक बार इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। आज हमने इकोनॉमी का जो सर्वे के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो इकोनॉमी की सर्वे के अंदर आती है, पहली उसको हमने कवर कर लिया है। अब इस इंडेक्स के अंदर क्या आप सबको ये सारी चीजें समझनी है, प्लस इन सारी चीजों को रटना भी है, क्योंकि डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्ट पूछ लेगा। आपके जो भी राजस्थान के एग्जाम है, आरपीएससी के या अधीनस्थ बोर्ड के अंदर, उसके अंदर डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि भाई राजस्थान के अंदर स्थापित क्षमता क्या है। तो आपको यही पता होना चाहिए स्थापित क्षमता के निकालते कैसे हैं भाई। जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, सबको एड ऑन करके जो क्षमता आती है स्थापित क्षमता है। इसकी यूनिट क्या है? मेगावाट। टोटल कितनी है? इतनी है। तो ये सारी चीजें आपकी समझ में भी आनी चाहिए, प्लस आपको रटा हुआ भी होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। किसके साथ? कल हम कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर, पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।